हेलो फ्यूचर स्टार्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ प्रियांश दीक्षित और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9 फिजिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो एरिस्टोटल का कहना क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस पर कोई फोर्स लग रहा है तो जब तक उस पर फोर्स लगेगा तब तक ही वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगी। गैलीलियो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला एरिस्टोटल भैया तुमने जो चीज बोली वो सारी चीज गलत थी। अब हमारे सामने आता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? तो क्या हो गया इसमें, इन्होंने पूरा गैलीलियो को यहाँ पे छाप दिया। तो तुम लोग याद कर सकते हो कि न्यूटन जो थे, न्यूटन भी तुम्हारी तरह छपेड़ू थे। इन्होंने गैलीलियो वाली पूरी की पूरी बात उठाकर यहाँ पे छाप दिया हमारे फर्स्ट लॉ में। तो एफ बराबर हमारा एम ए निकलकर यहाँ से आता है। एफ बराबर एम ए को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? बल मान, बलमा करके याद कर लो। तुमने गाना सुना है ना, ओ बलमा वाला। तो वैसे तुम लोग याद कर सकते हो कि बल माँ, बल बराबर माँ। अब जैसे तुम लोगों ने देखा है कि तुम लोग अगर अपने छोटे भाई बहन किसी के भी मान लो को खींच के एक तमाचा मारते हो, मान लो तुमने अपने छोटे भाई के मारा तमाचा, तुम्हारे हाथ में भी दर्द क्यों होता है? उस दर्द होने का रीजन है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। हेलो फ्यूचर स्टार्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ प्रियांश दीक्षित और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9 फिजिक्स का हमारा सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था, आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने टाइप्स का होता है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, इन सब के बारे में हमने जाना। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग न्यूटन के लॉज के बारे में जानने वाले हैं। तो न्यूटन के लॉज पर चलने से पहले हम लोग के सामने कुछ थ्योरीज आती हैं, पहले हम लोग उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट आए थे हमारे सामने। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो जब तक उस पर कोई फोर्स लगेगा तब तक ही वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगी। तो एरिस्टोटल का कहना क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो जब तक उस पर फोर्स लगेगा तब तक ही वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगी। फिर इसके बाद में हमारे सामने एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला एरिस्टोटल भैया तुमने जो चीज बोली वो सारी चीज गलत थी। गलत कैसे थी? गैलीलियो ने आके अपनी एक थ्योरी दी। गैलीलियो ने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। ऑब्जेक्ट के इस नेचर को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया यानी कि जड़त्व। ऐसा हुआ यहाँ पे, गैलीलियो ने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। किसी ऑब्जेक्ट के इन दोनों नेचर को, जिनमें वो अपने स्टेट में चेंज नहीं करना चाह रहे, यानी कि अपनी अवस्था में चेंज नहीं करना चाह रहे, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाह रहे हैं, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाह रहे हैं, तो उनके इस नेचर को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, यानी कि उनकी इस प्रवृत्ति को हम लोग बोलते हैं जड़त्व। तो गैलीलियो का कहना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया हमारे पास क्या होता है? इनर्शिया अगर तुमसे पूछा जाए कि इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया तुम बोलोगे इनर्शिया हमारा होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है या फिर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। इनर्शिया को तुम लोग सबसे सिंपल समझ सकते हो अपने आप से। जैसे तुम हो सबसे बड़े एक आलसी इंसान, तुम बैठे हुए हो कुर्सी के ऊपर, कुर्सी पे बैठे हुए मम्मी ने तुमसे बोला जाओ सब्जी लेके आओ। तुमसे 3-4 बार मम्मी ने बोल दिया कि सब्जी लेके आओ, लेकिन तुम इतने बड़े आलसी इंसान हो, तुम कुर्सी से हिल के जा ही नहीं रहे हो। फिर तुम कब हिल के जाओगे? तुम तब हिल के जाओगे जब मम्मी की चप्पल उड़ती हुई आएगी और तुम्हारे लगेगी आके। तो जब मम्मी की चप्पल उड़ती हुई आई तो मम्मी ने अपनी तरफ से लगाया फोर्स, मम्मी के उस फोर्स लगाने की वजह से ही तुम उठ के जाओगे और सब्जी लेके आओगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, कि अगर तुम बैठे हुए हो तो तुम बैठे रहना चाह रहे हो, और अगर तुम खड़े हुए हो और चल रहे हो तो तुम चलते रहना चाह रहे हो जब तक तुम पे बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो मम्मी ने जब तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाया तभी तुम उठ के गए और सब्जी लेके आए। तो उसको हम लोग बोलेंगे तुम्हारे अंदर एक इनर्शिया है कि तुम इतने आलसी इंसान हो कि तुम बैठे हो तो बैठे ही रहना चाहते हो। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया समझ में आ गया? इनर्शिया क्या होता है कि एक आलसी इंसान और मम्मी की चप्पल। आलसी इंसान अगर बैठा हुआ तो वो बैठा रहना चाहता है जब तक उसमें मम्मी की चप्पल उड़ के ना आ जाए। तो उसी को हम लोग याद कर सकते हैं इनर्शिया। इनर्शिया अगर याद रखना है तुम लोग सिंपल से दो चीजें याद रखो
कि मम्मी की चप्पल और तुम आलसी इंसान। तो जिसको इसको नोट करना है पॉज करके नोट कर ले, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारे सामने आता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन का पहला नियम था, न्यूटन ने बोला था कि जो गैलीलियो ने पूरी बात बोली है उसी को उठा के हम अपने में छापे दे रहे तो हमारा ये लॉ बन जाएगा। तो क्या हो गया इसमें, इन्होंने पूरा गैलीलियो को यहाँ पे छाप दिया। तो तुम लोग याद कर सकते हो कि न्यूटन जो थे, न्यूटन भी तुम्हारी तरह छपेड़ू थे। इन्होंने गैलीलियो वाली पूरी की पूरी बात उठाकर यहाँ पे छाप दिया हमारे फर्स्ट लॉ में। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ हमारा है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। अब इसमें क्या होता है, इन्होंने भी यही चीज बोली कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो इन्होंने भी पूरा का पूरा गैलीलियो को यहाँ पे छाप दिया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम सिंपल लिख सकते हो वहां पे कि लॉ ऑफ इनर्शिया होता है हमारा फर्स्ट लॉ, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। अब जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया हमारा दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप का होता है? एक हमारा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं विराम का जड़त्व, और एक हमारा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हमारा होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए, यानी कि तुम आलसी इंसान, वो हमारा आएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। अब इनर्शिया ऑफ मोशन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि कार तुम्हारी चल रही है, कार के अंदर तुम बैठे हो, कार के अंदर तुम बैठे हो, कार तुम्हारी चल रही है मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर एकदम से तुम्हारे ड्राइवर ने लगाया ब्रेक। तो तुम देखते हो तुम झुक उठ के आगे चले जाते हो। उठ के आगे तुम क्यों जाते हो? क्योंकि गाड़ी वहां पर आगे है तुम्हारी रेस्ट में, और तुम्हारे पैर भी वहां पे रेस्ट में है, लेकिन तुम्हारी जो अपर बॉडी है वो मोशन में है। मोशन में क्यों है? क्योंकि तुम्हारी पहले पूरी की पूरी बॉडी मोशन में जा रही थी। जैसे देखो पहले तुम्हारी कार पूरी मोशन में थी, कार मोशन में थी, कार के साथ में तुम भी थे, तुम भी पूरे मोशन में जा रहे थे। एकदम से कार रुक गई, लेकिन तुम्हारे अंदर का वो मोशन नहीं रुक पाया, तो तभी तुम आगे जाते हो उड़ते हुए। तभी तुम कहते हो ड्राइवर से कि एकदम से ब्रेक ना लगाना वरना हम उड़ के आगे आ जाएंगे। इसलिए बोला जाता है बस में भी अगर खड़े हुए हो तो ऊपर पकड़ के खड़े हो, वरना ब्रेक लगाया जाएगा तो तुम गिर जाओगे। तो वो रीजन होता है हमारा इनर्शिया का। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है, अगर तुम मोशन में हो, जैसे तुम्हारी कार मोशन में थी और तुम भी उसके अंदर मोशन में थे, कार वाले ने ब्रेक लगाया, कार रुक गई, लेकिन तुम मोशन में ही रहे तो तुम उड़ के आगे चले गए। तो वहां पे होता है कि अगर कोई बस तो हमारी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो कार के ऊपर तो फोर्स लगा के हमने उसे रोक दिया, यानी कि ब्रेक लगा के हमने उसको रोक दिया, लेकिन तुमको कोई रोक नहीं पाया वहां पे, तभी तुम उड़ के आगे चले गए थे। तो वहां पे क्या होता है, हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन यूज होता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन हमारा होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है हमारा अगर कोई वस्तु हमारी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। अब जिसको इसको नोट करना पॉज करके नोट कर ले, हम लोग अपने नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। अब हमारे सामने आता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड लॉ पे जाने से पहले हम लोग जान लेते हैं मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम हमारा क्या होता है? मोमेंटम, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संवेग। संवेग। अब मोमेंटम हमारा आखिर क्या होता है? मोमेंटम को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन को मोमेंटम बोला जाता है। मास एंड वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन को मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम हमारा क्या होता है? मोमेंटम हमारा होता है मास एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन। मोमेंटम को हम लोग दिखाते हैं पी से, छोटे पी से दिखाते हैं हम लोग। तो पी बराबर हो जाएगा हम लोग का मास इंटू वेलोसिटी। अब जो मास होता है, मास को हम लोग कैसे दिखाते हैं? एम से। वेलोसिटी को हम लोग कैसे दिखाते हैं? वी से। तो पी हमारा हो जाएगा पी इक्वल टू एम वी।
P इक्वल टू एम वी हमारा निकल कर आ गया है। तो मोमेंटम हमारा क्या होता है, मोमेंटम हमारा होता है मास एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन। तो P हमारा आ जाएगा mv के बराबर। तो अब हम लोग अपने सेकेंड लॉ पे चलते हैं, जिसको नोट करना है पॉज करके नोट कर ले। अब हमारे सामने आता है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ होता क्या है आखिर? न्यूटन ने सेकेंड लॉ में अपने बोला कि जो हमारा फोर्स होता है, जो फोर्स होता है हमारा फोर्स होता है, वो हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि जो हमारा संवेग है, संवेग के बदलने की दर को हम लोग बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स हमारा क्या होता है? फोर्स हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज को हम लोग कैसे दिखाते हैं? हमने तुम लोग को बताया था पहले कि रेट ऑफ चेंज को हम लोग कैसे दिखाएंगे। देखो पहले नंबर पे हम लोग लेते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। देखो रेट क्या होता है? रेट का मतलब होता है जिस चीज के हम लोग रेट के बारे में बोल रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग बोल रहे हैं। तो चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको हम लोग बराबर कर देंगे फोर्स के। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम हमारा होता है फोर्स के बराबर। अब चेंज इन मोमेंटम को हम लोग कैसे दिखाएंगे? चेंज इन मोमेंटम को तुम लोग ऐसे दिखा सकते हो ना कि फाइनल मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब ये पी फाइनल और माइनस पी इनिशियल क्यों आया है भैया? पी इनिशियल माइनस पी फाइनल क्यों नहीं आया? जैसे मान लो तुम्हारी उम्र है अभी 15 साल और तुम 10 साल पहले थे 5 साल के। अब तुमसे बोला गया तुम 5 साल के थे, तुम हो गए हो 15 साल के। तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारी एज में डिफरेंस कितना आया। कोई ने तुमसे पूछा, मान लो कि 5 साल से 15 साल के बीच में तुम्हारी एज में डिफरेंस कितना आया, तो तुम क्या करोगे? तुम जो अभी है एज तुम्हारी, जो अभी एज है तुम्हारी 15 है, तो तुम करोगे 15 - 5। 15 - 5 क्यों करोगे? क्योंकि जो तुम्हारा बाद वाली एज है उससे तुम लोग पीछे वाली एज को माइनस करोगे। तो बाद वाली एज को हम लोग पहले वाली एज से माइनस करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हमारी एज में डिफरेंस कितना आया, 10। 15 - 5 हमारा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही हो रहा है कि जो हमारा फाइनल में मोमेंटम है, फाइनल वाले मोमेंटम को हम लोग पहले वाले मोमेंटम से माइनस कर रहे हैं, इसलिए ताकि जो हमारी वैल्यू है वो सही से निकल के आ जाए। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होगी। अब टाइम में चेंज हो रहा है हमारा, वो भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब क्या होता है, ज्यादातर केसेस में हम लोग टी इनिशियल को 0 लेते हैं, हम लोग टाइमर 0 से सेट करते हैं। तो टी इनिशियल हमने मान लिया यहाँ पे 0 है। तो हमारा निकल के आया क्या? हमारा निकल के आया कि चेंज इन मोमेंटम हमारा है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में टी। टी फाइनल को हम लोग ले लिया है टी। जैसे हम बोल मान रहे हैं कि हमने टाइम टी तक कोई चीज को ऑब्जर्व किया कि उसका मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। 0 टाइम से हम शुरू हुए, 0 टाइम पे उसका मोमेंटम कितना था, पी इनिशियल, और टाइम टी पे उसका मोमेंटम कितना है, पी फाइनल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में टी। अब क्या होता है, जो हमारा ये होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इसको हम लोग लिखाते हैं ऐसे डेल्टा पी से। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कई जगह पे तुमको डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा ए, ये सारी चीजें दिखाई देती होंगी। तो डेल्टा पी का मतलब होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और डेल्टा वी का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और डेल्टा ए का मतलब होता है ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। और डेल्टा टी अगर लिख के आया तुम्हारे सामने तो क्या मतलब होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो डेल्टा से तुम लोग समझ सकते हो कि डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा ए, डेल्टा टी लिखा हुआ है, तो तुम लोग समझ लोगे कि बाद वाला माइनस पहले वाला। तो ये चीज होती है हमारी डेल्टा। तो ऐसे हमने लिख दिया यहाँ पे डेल्टा पी बाय में टी। ये हमारा है फोर्स के बराबर, एफ के बराबर है हमारा डेल्टा पी बाय में डेल्टा टी। ठीक। तो अब क्या करना है, इसको हम लोग खोल के लिखते हैं। खोल के कैसे लिखेंगे? पी फाइनल हमारा क्या होता है, देखो पी फाइनल को हम लोग लिख सकते हैं एम वी फाइनल, ऐसे लिख सकते हैं एम वी फाइनल। लिख दिया तुमने?
पी को खाली तुम एमवी लिख रहे हो यहाँ पे। पी बराबर क्या होता है हमारा, पी बराबर होता है एमवी। तो पी बराबर जब एमवी होता है तो पी की जगह पे तुमने एमवी डाला, तो पी पी होता है, पी फाइनल था हमारा, पी फाइनल की जगह हो गया हमारा एमवी फाइनल। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एमवी इनिशियल। नीचे हमारा आ जाएगा चेंज इन टाइम। ठीक, अब तुम क्या करने जा रहे हो, अब तुम इसके आगे सॉल्व करोगे इसको। अब खुद देखो, जो हमारा मास है, मास में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मास में चेंज नहीं आएगा। जो तुम लोग अगर 9th क्लास के हिसाब से देखोगे, तुम्हारे मास में चेंज तुमको नहीं दिखाया जाएगा। 11th में दिखाया भी जा सकता है, और जेई में अगर तुम जाओगे तो तुम्हें जरूर दिखाया जाएगा कि मास में भी चेंज होता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रही है तो उसके मास में भी चेंज होता है चलने पे। लेकिन तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से अभी मास में चेंज तुम्हारे सामने नहीं आने वाला है। तो मास में चेंज जब तुम्हारे सामने नहीं आएगा तो तुम क्या करोगे, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, जब इसको अंदर से खोलोगे तो एम फाइनल वी फाइनल आएगा। एम फाइनल हमारा एम इनिशियल के बराबर होगा, क्योंकि मास में यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग केवल लिख सकते हैं एम एम वी फाइनल। ये हो गया हमारा। अब माइनस में एम वी इनिशियल, और अपॉन में हमारा क्या है, अपॉन में पूरे के नीचे हमारा टी। अब खुद देखो एक चीज कि एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रही है, कॉमन आती दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है, एम दिखाई दे रहा है, एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है। वी यहाँ पे फाइनल वाला है, यहाँ पे वी इनिशियल वाला है। वी को तो कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन एम यहाँ पर जो है वही एम यहाँ पर भी है, तो इनको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो एम को हमने ले लिया कॉमन, एम हमारा कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टाइम। तो हमारे पास क्या निकल गया है, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टाइम। अब खुद देखो, तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, एसेलरेशन, यानी कि त्वरण। त्वरण तुम्हारा क्या होता है, त्वरण, एसेलरेशन को हम लोग दिखाते हैं ए से। त्वरण हमारा होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, जैसे होता है वेलोसिटी में अगर तुम्हें चेंज दिखाना तो तुम कैसे दिखाओगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टाइम। ये होता है हमारा एसेलरेशन। एसेलरेशन जिसको नहीं याद आ रहा है वो जाके हमारे मोशन वाले लेक्चर में देखे जाके कि एसेलरेशन हमने कैसे पढ़ा है, वहां पर पढ़ोगे जाके तुम्हें एसेलरेशन पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एसेलरेशन हमारा क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टाइम। अब खुद देखो, ये वाली चीज तुमको यहाँ पर कहीं पे दिखाई दे रही है, इस एम को छोड़ दो, बाकी की जो चीज है वो पूरी तुम्हें इसके एसेलरेशन के बराबर नहीं दिखाई दे रही। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टाइम, तो ये तुम्हारी तो एसेलरेशन के बराबर होती है। तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, इस पूरी चीज के जगह पर तुम डाल दोगे ए, यानी कि एक्सेलरेशन, तो तुम्हारी निकल के आ गई यहाँ पे एम ए। तो एफ बराबर हमारा एम ए निकल कर यहाँ से आता है। तुम लोगों ने कई बार सुना होगा एफ बराबर हमारा एम ए के बराबर होता है, तो एफ बराबर एम ए हमारा यहाँ से निकल कर आता है। एफ बराबर एम ए को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, बल मान, बल्मा करके याद कर लो। तुम लोग गाना सुना है ना, ओ बल्मा वाला, तो वैसे तुम लोग याद कर सकते हो कि बल माँ, बल बराबर माँ, तो बल बराबर माँ से तुम लोग याद कर सकते हो कि बल माँ। तो तुम्हारा हो गया यहाँ पे एफ बराबर एम ए निकल के आ गया। यही हमारा सेकेंड लॉ होता है। तो सेकेंड लॉ हमारा क्या होता है न्यूटन का, कि जो फोर्स होता है हमारा, फोर्स हमारा होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो हमने फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर लिखा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, ये हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी इनिशियल को हम लोग ने जीरो ले रखा है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो ऑब्जर्व करते हैं वो सारी चीजें टी इनिशियल जीरो लेके करते हैं। तो टी इनिशियल हमने जीरो ले लिया है। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में टाइम। पी फाइनल हमारा क्या होगा, पी फाइनल को हम लोग लिखेंगे एम वी फाइनल। पी फाइनल को हमने लिख दिया एम वी फाइनल, और पी इनिशियल को हमने लिख दिया एम वी इनिशियल अपॉन में टाइम। तो पी एम वी फाइनल और एम वी इनिशियल में से एम हमारा आ गया कॉमन, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टाइम। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टाइम को हमने ए से रिप्लेस कर दिया, तो इसकी जगह पे हमारा आ गया ए। तो एफ बराबर हमारा निकल के आ गया एम ए। तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, बल बराबर माँ, बल माँ, तो इसको याद हो गया हमारा बल माँ। अब जिसको इसको नोट करना है पॉज करके नोट कर ले, हम लोग अपने थर्ड लॉ पे चलते हैं। अब हमारे सामने आता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन का थर्ड लॉ आखिर क्या था, न्यूटन का थर्ड लॉ था हमारा एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन
लॉ, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। प्रतिक्रिया नियम। अब इस लॉ में क्या हुआ, अब जैसे तुम लोगों ने देखा है कि तुम लोग अगर अपने छोटे भाई बहन किसी के भी मान लो को खींच के एक तमाचा मारते हो, मान लो तुमने अपने छोटे भाई के मारा तमाचा, तुम्हारे हाथ में भी दर्द क्यों होता है? उस दर्द होने का रीजन है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में बताया कि अगर हम किसी के गाल पे तमाचा मारते हैं, गाल पे ही नहीं मतलब कहीं भी फोर्स लगाते हैं, तो जितना फोर्स हम अपनी तरफ से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं उतने ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर लगा रही होती है। जैसे तुमने अगर अपने छोटे भाई के गाल पे तमाचा मारा, तो जितनी तेज तुम अपनी तरफ से हाथ से बल लगा रहे हो, अपनी तरफ से हाथ से फोर्स लगा रहे हो, उतनी तेज उनका गाल भी तुम्हारी तरफ फोर्स लगाएगा। तो तुम्हारे हाथ में भी इसी वजह से दर्द होता है। वो बात अलग है कि तुम्हारे हाथ में ज्यादा दर्द नहीं होता, उसके गाल में ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसका जो गाल होता है, गाल की जो हमारी स्किन होती है वो थोड़ी मुलायम होती है, और हाथ की थोड़ी स्किन हमारी टाइट हो जाती है। इसी वजह से हाथ में कम दर्द होता है, लेकिन गाल में उसके ज्यादा दर्द होता है। अब जैसे तुम लोगों ने देखा होगा एक और चीज की, दीवार पे अगर तुम मुक्का मार रहे हो तो तुम्हारे हाथ में चोट लगती है। दीवार पे भी चोट लग रही है, लेकिन दीवार तो एक हमारी निर्जीव है ना, तो उसके अंदर तो जीवन है नहीं, तो उसको चोट महसूस नहीं हो रही, लेकिन हम लोग को अपने अंदर से चोट पता चल रही है। क्यों चोट पता चल रही है? क्योंकि जितना फोर्स हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं दीवार के ऊपर, उतने ही फोर्स दीवार भी हमारे ऊपर लगा रही है। तो ऐसे ही बोला जाता है कि जितना फोर्स हम अपनी तरफ से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, उतनी फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर लगा रहा होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। तो हमारे द्वारा लगाया गया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स होगा, उतने ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर लगाएगी। तो एक्शन लॉ रिएक्शन लॉ को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना फोर्स हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, उसका अपोजिट और उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर लगाएगा। अब क्या होता है इसमें, दो पॉइंट याद करने वाले होते हैं कि जो हमारा एक्शन और रिएक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन, ये दो अलग अलग बॉडी पे होता है। एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट बॉडीज। तो क्या बोला जाता है, जो हमारा क्रिया और प्रतिक्रिया है, ये हमारा दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर एक्ट होता है। जैसे मान लो कि तुमने हाथ से अपने मुक्का मारा दीवार के ऊपर, दीवार के ऊपर तुमने मुक्का मारा, तो दीवार पे हमारा फोर्स लग रहा है आगे के लिए, तो हमारा एक्शन हो रहा है कि हमारा दीवार के ऊपर फोर्स लग रहा है, और रिएक्शन उसका क्या मिल रहा है, दीवार हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है। तो एक्शन में हमारे क्या हुआ, दीवार के ऊपर फोर्स लग रहा था, और रिएक्शन में हमारे ऊपर क्या हुआ, हमारे हाथ के ऊपर फोर्स लग रहा था। तो एक्शन और रिएक्शन जो है हमारा, वो अलग अलग बॉडीज के ऊपर हो रहा होता है। अगर एक्शन हमारा हाथ कर रहा है, हाथ हमारा एक्शन करके दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो दीवार हमारा रिएक्शन करके हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है कि जो हमारा एक्शन और रिएक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कि एक्शन अगर हम अपनी तरफ से उधर साइड के लिए लगा रहे हैं, तो रिएक्शन उधर से हमारी तरफ के लिए लगेगा। तो उल्टी डायरेक्शन में हमारा एक्शन और रिएक्शन हमेशा हो रहा होता है। अगर एक्शन में हमने इधर साइड से फोर्स लगाया दीवार के ऊपर, तो दीवार उधर साइड से बिल्कुल अपोजिट में कोई उल्टी साइड में हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी। तो एक्शन हमारा इधर साइड के लिए हुआ, और जो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन हमारा अपोजिट साइड के लिए हुआ। तो एक्शन और रिएक्शन हमारा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और एक्शन और रिएक्शन हमारा दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं। तो क्या होता है, हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ होता है हमारा एक्शन रिएक्शन लॉ। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना फोर्स हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, उतने फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर लगाएगी। और एक्शन और रिएक्शन जो होगा हमारा, वो अलग अलग दो बॉडीज के ऊपर एक्ट करेगा, और जो एक्शन और रिएक्शन होगा वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब हम अपने चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट से हम लोग को अंदर से एक मोटिवेशन आता है, जिसकी वजह से हम लोग आप तक अच्छी अच्छी वीडियोस और पहुंचाते रहें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे तो आप तक लेक्चर की नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर आपसे छूट जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।